हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस। मैं सुनील कुमार सैनी सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेके आ रहा हूँ एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर sp3d। आज वो बातें बताने वाले हैं जो ना 11th में सुनी, ना 12th में सुनी, और ना सुनी ग्रेजुएशन में, और ना कोई सुनाने वाला है। आज ध्यान देना एक एक टॉपिक पर कितना शानदार तरीके से एक्सप्लेन होगा। कुछ नई चीज देखने को मिलेगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या sp3d कोई हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, sp3d एक ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है ये? एक ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हम तो पढ़ रहे हैं संकरण, और संकरण में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? sp3d। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स क्या है कि यहाँ पे दो या अधिक, ध्यान देना, दो या अधिक, मतलब अलग अलग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं और क्या बनाते हैं? आपका ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए ना आप, एक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है आपका sp2। एक तो इसमें क्या होता है इन्वॉल्व? sp2 इन्वॉल्व होता है इसमें। दूसरी बात, एक उसमें होता है pd, या तो आप इसको pd बोल लो या इसको आप dp बोल लो, नो प्रॉब्लम। अब आप तो सोच रहे होंगे कि हमने तो ये pd dp कभी सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, अब सुन लिया आप लोगों ने। जैसे sp में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे ही आपके pd में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ओनली 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2 ऑर्बिटल्स की यदि मैं बात करूंगा तो 2 ऑर्बिटल्स कौन सी शेप में होंगी? तो 2 ऑर्बिटल्स आपके लीनियर शेप में होंगी। लीनियर आई मीन रेखीय, एक रेखा होगी। जैसे ये पेन है, ये बीच में सेंट्रल एटम हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पे 2 एटम्स हो गई। sp2 आपने पढ़ा हुआ है। sp2 में क्या होता था? sp2 में क्या होता था? ट्राइगोनल होता था। तो देखिए अब आप इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ये सेंट्रल एटम हो गया, ये हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे ट्राइगोनल बनाना है हमें, 1 2 और ये 3। अब इनको आप एक दूसरे के साथ वो कर दो। ये आपका कौन सी शेप हो गई? ये आपकी हो गई ट्राइगोनल, त्रिकोणीय। पीडी मैंने कहा ओनली 2 ऑर्बिटल्स है। 2 ऑर्बिटल्स किस में फॉर्म होंगी? लीनियर शेप फॉर्म करेंगी। ये आपका सेंटर एटम हो गया, ये आपका सेंटर एटम हो गया, और ये इसकी लीनियर शेप हो गई। ठीक है, मैं 2 बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। देखना आप, यहाँ पे मैंने 2 शेप फॉर्म की है। अब जब इन दोनों में मिक्सिंग होगी, कहने का मतलब ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब sp2 और pd दोनों क्या होंगे? मिक्स होंगे। कैसे मिक्स हो रहे हैं आप देखिए। हमने
अब मैं आपको मिक्स कर रहा हूं, देखिए ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मिक्स। देखिए मिक्स कैसे होगा, ये आपका sp2 है, ये आपका pd है, ये दोनों मिक्स हो गई, देखना इधर हो गई मिक्स आपकी। अब देखिए ना, ये आपके मिक्सिंग हो गई यहाँ पे, पहले ये सिंगल था, बट यहां से जो पीडी का था ये वाला इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब आप स्ट्रक्चर देखिए, ट्राइगोनल एक प्लेन में होता है, उसके ऊपर और नीचे, ऊपर और कहां पे, नीचे क्या है, ऊपर भी एक मॉलिक्यूल है, नीचे भी एक मॉलिक्यूल। अब आप देखिए कि जैसे ये है इसके ऊपर, तो ऐसे एक आपका पिरामिड, और नीचे भी एक पिरामिड, जैसे सांची के आपने पिरामिड देखे हों, आपने बुक्स वगैरह में देखे होंगे डायग्राम सांची के पिरामिड की, तो वैसे ही आपके पिरामिड फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर क्या हो गई, देखिए आप, ट्राइगोनल पिरामिड, एक अबव है एक लो है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या होने वाला है, बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। कौन सी स्ट्रक्चर बनने वाली है, कौन सी ज्योमेट्री बनने वाली है आपकी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। बातें समझ में आई होंगी आपको, कुछ नया देखने को मिला या नहीं मिला। आज तक हम कह रहे थे sp3d। अच्छा एक बात और, ये sp3 में जो डी इन्वॉल्व हो रहा है, डी तो 5 होते हैं ना, ये इन्वॉल्वमेंट कौन सा होता है, तो ये ध्यान रखना, ये डी वाला होता है dz², ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे पी और डी है, पी और डी है, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो ये वो भी ध्यान देना आप, यहाँ पे होता है पी जेड एंड डी z², ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। पी जेड और डी z², तो डी पी या पी डी मिक्सिंग करते हैं, और ये आपका sp2 होता है, वो आपका क्या करता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है। अब आप दूसरी बात, अब आपकी स्ट्रक्चर ये वाली फॉर्म हुई, स्ट्रक्चर को देखना और फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपका सेंटर आइटम हो गया, ये आपका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गई। कई बार हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मिलाया। अब देखिए क्या होने वाला है, ये तो ट्राइगोनल हो गया, अब हम इसके ऊपर पिरामिड फॉर्म करते हैं। ये आपका पायरामिडल फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि ये तो आपकी एक्सियल कंडीशन है, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, एक्सियल कंडीशन है। आप ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी इक्वेटोरियल कंडीशन है, ये आपकी निरक्षीय स्थिति है, ये आपकी अक्षीय स्थिति है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति हो गई। अब क्या करें, समझिए आप, अक्षीय स्थिति जो फॉर्म हुई थी वो आपकी पीडी के कारण हुई थी। अब इस पीडी में आप एक बात बताइए, परसेंटेज एस और sp2 में परसेंटेज एस किसमें ज़्यादा है। देखिए sp2 में s है मतलब s की वैल्यू है, pd में s नहीं है मतलब s की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ कि यहाँ पे तो ये परसेंटेज s क्या होने वाले हैं, हाई होने वाले बेटा, तो यहाँ पे परसेंटेज s क्या होने वाले हैं, लो। बातें समझ में आई आपको, परसेंटेज एस हाई और परसेंटेज एस लो। अब देखिए परसेंटेज एस से क्या डिफाइन करना चाह रही हैं हम, उस चीज को देखिए आप, मैं परसेंटेज एस से ही डिफाइन करना चाह रहा हूं। देखिए ये वाली लोब, ये वाली लोब, ये वाली लोब और ये लोब, ये चार बेटा अलग अलग लोब है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली जो लोब है वो है एस
P, sp2, sp3, तो ये है बेटा P। ऐसा क्यों? देखिए जब परसेंटेज S की बात करें, S P के साथ मिक्स होगा तो P में S के कैरेक्टर और S में P के कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक दूसरे में वितरित होंगे। हमारी बात करें S की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। P की शेप डम्बल साइज होती है। जब यदि दोनों कंडीशन है तो भी जैसे जैसे परसेंटेज S इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे जो लोब है वो क्या होना चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, वो स्फेरिकल साइज लेना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा स्फेरिकल है क्योंकि यहाँ पे S कितना है बेटा, 50% है। तो ये देखिए टोटल 100%, S और P दो हैं तो यहाँ पे परसेंटेज S यहाँ पे कितना होगा बेटा बताइए, यहाँ पे होगा 33.3%, यहाँ पे बेटा 25%, तो यहाँ पे तो बेटा 0% है, ठीक है ना भाई। P है, S तो 0 है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे देखिए क्या बात हो रही है हमारी, हम ऊपर से नीचे की बात करें तो परसेंटेज S डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज S में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज S हो रही है ना बेटा कमी। परसेंटेज S में यदि कमी हो रही है तो जो लोब है वो बताइए मोटी हो रही है या पतली हो रही है, या हम बात करें कि लोब की जो साइज है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लेंथ ऑफ लोब, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ, कि जो लोब की लंबाई है क्या है बेटा, जो लोब है आपकी, ये जो पाली है इसकी लंबाई बढ़ रही है। अब एक बात बताइए, ये लंबाई एक्सियल पे ज्यादा होने वाली है या इक्वेटर पे ज्यादा होने वाली है, एक्सियल पे ज्यादा होने वाली है इक्वेटर पे। तो आप कहोगे कि एक्सियल पे परसेंटेज एस कम है, एक्सियल पे परसेंटेज एस क्या होते हैं, कम होते हैं। इक्वेटर पे परसेंटेज एस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि परसेंटेज एस लो कहाँ पे है, लो एक्सियल पे है। जब परसेंटेज एस लो होंगी तो लोब क्या होगी बेटा, बड़ी होगी, लोब क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी बात, जब परसेंटेज एस हाई है तो बेटा लोब कैसी है, छोटी है लोब, तो लोब छोटी है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दो, मैं कह रहा हूं एक्सियल पे लेंथी लोब होगी और इक्वेटर पे क्या होगी बेटा, स्मॉल लोब होगी। इससे क्या हो रहा है, जब लोब स्मॉल होगी तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्या कम होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान दो मेरा कहने का मतलब क्या है वो आप समझो एक बार। ये आपका ट्राइगोनल हो गया बेटा। अब इस पे आपका क्या हो गया, इक्वेटर के लिए हमने ये रिप्रेजेंट किया। तो ऑलवेज ध्यान रखना बेटा क्या होगा, एक्सियल कंडीशन है अक्षीय या एक्सियल की बात करें, अक्षीय दूरी या अक्षीय, मैं कहूँ एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटर बॉन्ड लेंथ, इक्वेटेरियल बॉन्ड लेंथ। अब आपको बात समझ में आई होगी कि हमने 11th क्लास में एक वो पढ़ा था क्वेश्चन कि PCl 5 होता है, उसमें बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। आया बात रीजन समझ में, आखिर क्यों होती है। ध्यान देना, परसेंटेज ऐसे डिक्रीज होंगे, परसेंटेज ऐसे कम होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, परसेंटेज ऐसे बढ़ेंगी तो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा कम। इक्वेटर पे परसेंटेज ऐसे हैं ज़्यादा, इक्वेटर पे परसेंटेज ऐसे क्या है, ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इक्वेटर की क्या होगी, कम होगी। और एक्सियल पे बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज ऐसे क्या है, कम है। इतनी बातें हमको समझ में आई। अब ये ध्यान रखना परसेंटेज एस कहाँ पे कम है बेटा, देखना इधर, यहाँ पे क्या होने वाला है, परसेंटेज एस क्या है, कम है।
यहाँ पे परसेंटेज एस क्या है बेटा, ज़्यादा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीसीज टू टाइप्स की होती है, एक परसेंटेज एस फाइल होती है, एक परसेंटेज एस नॉन फाइल होती है। मेरा कहने का मतलब कि यदि आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन हो, ध्यान से सुनना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यदि आपको गिवन हो, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन होने पे आप क्या करोगे कि किसको आप एक्सियल पे लगाओगे, किसको आप इक्वेटर पे लगाओगे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे, बेंट, ध्यान देना, उसे हम पढ़ते हैं बेंट रूल। क्या पढ़ते हैं? बेंट रूल। तो बेंट क्या कहता है? बेंट ये कहता है, पहली बात तो हम इस रूल को एक और नाम देते हैं, साइट सिलेक्शन रूल। इसके बारे में मैं अभी डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बेंट क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एक्सियल कंडीशन पे, या मैं कहूँ सीधी सी बात, जहाँ पे परसेंटेज एस लो होंगी, कम होंगी, वहाँ पे आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट होंगी, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? जहाँ पे परसेंटेज एस क्या हो? ज़्यादा हो। लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा हो। डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा हो। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा हो। तो अभी इस पर मैं वापस आने वाला हूँ। एक बार मैं आपको बेंट रूल समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ज्योमेट्री फॉर्म करने में। तो देखिए, बेंट रूल, इसी को हम क्या कहते हैं? साइट सिलेक्शन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइट सिलेक्शन रूल कहते हैं। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है ना? तो बेटा ये वाली बात हो गई हमारी, ठीक है ना? ये आपका हो गया बेंट रूल, या इसी की बात कर रहे हैं हम, साइट सिलेक्शन रूल। ठीक है, अब देखिए ना, बेंट रूल या साइट सिलेक्शन रूल क्या कहलाता है आपका? ये कहता है कि आपकी दो कंडीशन हो गई, एक हो गई आपकी एक्सियल, एक हो गई आपकी इक्वेटोरियल। ठीक है बेटा, एक्सियल हो गई और क्या हो गई? इक्वेटोरियल। तो एक्सियल की यदि मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? परसेंटेज एस क्या है? यहाँ पे लो है। यहाँ पे बेटा परसेंटेज एस क्या है? हाई है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या ध्यान रखना बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा क्या बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट। इसके अलावा बेटा क्या? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। मेरी बात आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो आप ध्यान देना। मैंने आपको दो कंडीशन फॉर्म की, एक मैंने बताया आपको इक्वेटोरियल, और एक क्या प्रेजेंट किया मैंने? एक्सियल आपको रिप्रेजेंट किया। एक इक्वेटोरियल और एक क्या रिप्रेजेंट किया मैंने? एक इक्वेटोरियल की बात की हमने, एक एक्सियल की बात की। अब यदि आपके टू मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे आएगा? एक्सियल पे आएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे आएगा? इक्वेटोरियल पे आएगा। मेरी बातें आपको समझ आई होंगी? अब आप समझिए, जैसे ये वाली बात हमने की, यहाँ पे सपोज हम एक हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, PCl5। एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसको समझाता हूँ एक बार। तो एक बार एग्जांपल ले लीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लिया हमने PCl5,
क्या लिया बेटा हमने, PCl5। पहला काम क्या करना होता है आपको, जो भी आपका सेंटर एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। हमने सबसे पहले सेंटर एटम जो हमारा फास्फोरस है 15 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट किया। क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है भाई, देख रहे हो, ये आपका 3s2 हो गया, 3p हो गया। मैं इसको एक बार फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ, 3s2 3p। यदि मैं आगे बात करूँ तो 3d में कितना है भाई, 0 होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3s में कितने हैं 2, p में कितने हैं 1 2 3। d की बात करूँ मैं तो d बेचारा अपना खाली है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए आप। क्या आपके पास, आपको कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, कि सर हमें 5 बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, जो हमें ये बता रहा है कि p के साथ 5Cl कंबाइंड है, 5Cl जुड़े हुए हैं। बट आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, आप देख रहे होंगे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। क्या आप 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो क्या, 3 से 5 बॉन्ड कैसे फॉर्म हो जाएंगे भाई, नहीं हो सकते ना। तो नहीं हो सकते तो आप क्या करिए, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे लेके जाइए, एक्साइट कर दीजिए उसे, बिना सोचे जितना एक्साइटमेंट चाहिए उतना एक्साइट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 एक्साइटमेंट कीजिए आप, किया, कंडीशन क्या अप्लाई हुई वो देखिए 1, आप देख रहे होंगे ये 1 हुआ, 2 3 4 और ये 5। अब आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, वही sp3 और d। भाई p कितने 3 और d कितना 1, तो sp3d आपका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने से दिमाग में एक ही बात आई कि जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल बनेगी। यहाँ पे 5Cl सेम है, देखिए 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये 3 हो गए, 1 अबव 1 नीचे, 5 हो गए। अब यहाँ पे 5Cl है, जो पांचों एटम है वो सेम है, क्लोरीन के एटम है पांचों, ठीक है ना। तो देखिए Cl मैंने यहाँ पे Cl 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 और ये Cl, यहाँ पे पांचों हो गए, सबकी साइज सेम होगी। बट मैंने आपको बताया था एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, कि जो एक्सियल होगा वो किससे ज़्यादा होगा, इक्वेटोरियल से ज़्यादा होगा। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी आपकी वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होने वाली है, ज़्यादा। मैंने रीजन क्या बताया था, परसेंटेज एस लो, एक्सियल पे परसेंटेज एस लो होंगे, परसेंटेज एस लो होंगे तो लोब क्या होगी, लार्ज होगी, लोब लार्ज होगी, लोब बड़ी होगी, तो होने वाला क्या है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी टाइप से यदि मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे, दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने सपोज PF3Cl2 इसकी बात की मैंने, ध्यान दीजिए मैंने इसकी बात की PF3Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे वही sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, आप कैलकुलेट कर लेना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, sp3d। नहीं होता है कैलकुलेट तो मैं कराऊंगा, आप कमेंट सेशन में लिख देना। हाँ अब देखिए यहाँ पे जो ज्योमेट्री फॉर्म होने वाली है वो ये वाली होने वाली है, 3 4 ये 5। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे PF3 है और क्या है Cl, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। तो सबसे पहले आप जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे आप कहाँ पे लिखिए, कहाँ पे लिखोगे, एक्सियल कंडीशन पे, ये आपका फ्लोरीन हो गया, एक्सियल कंडीशन ये आपका फ्लोरीन हो गया। बट फिर भी आपका एक फ्लोरीन रिमेनिंग है, एक फ्लोरीन बच रहा है, उसे आप जब जगह ही नहीं है तो आप इक्वेटर पे फॉर्म कर दीजिए। ये हमने एक फ्लोरीन को ये नोट किया। अब आपके क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ध्यान दो, हो गई।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। अब देखिए ये इस वाली बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये दोनों बॉन्ड लेंथ की बात करूं मैं, तो ये किस किस के बीच में है, पी और किसके बीच में, सी एल के बीच में। इन दोनों की बात करूं मैं, इसकी और इसकी बात करूं मैं, ये किस किस के बीच में है, पी और एफ के बीच में। एक्सियल है ना, एक्सियल। ये कौन सी है, इक्वेटोरियल है। मैंने आपसे क्या कहा कि एक्सियल इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है, बट यहां पे नहीं होगी, बट यहां पे नहीं होगी, रीजन समझिए भाई। यहां पे पी और सी एल के बीच में बॉन्ड लेंथ है, सी एल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और फास्फोरस छोटा सा, तो साइज बड़ा एक छोटा, ये फिक्स। तो दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जब एटम का, सराउंडिंग एटम का, जैसे क्लोरीन का साइज बड़ा, साइज बड़ा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे, एक्सियल से। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं आपके, इक्वेटोरियल में भी कौन सी, पीसीएल बॉन्ड लेंथ, फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, ये ज्यादा होगी किससे, एक्सियल से। एक्सियल पे किससे, पी एफ बॉन्ड लेंथ से। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, एक्सियल पे ये वाली बॉन्ड लेंथ ऑलवेज इससे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम एटम है, सेम एटम है, तो अपन को पता है एक्सियल ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, एक्सियल पी एफ बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल पी एफ बॉन्ड लेंथ। आ गया होगा मजा, देख रहे हो, एक नंबर है ना, आज तक नहीं पढ़ा ना कि कैसे आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां पे रखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे कल इससे रिलेटेड और ज्यादा एग्जांपल लेके आने वाला हूं, तो कल की क्लास मिस मत करना मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कल की क्लास जरूर देखना, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थैंक यू।